गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाइए। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आज हमारा सब्जेक्ट है इतिहास और आज हम पढ़ेंगे मानव इतिहास का आरंभिक समाज। क्या लिखा हुआ है? आरंभिक समाज। यानी इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होने के बाद जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो वे मनुष्य जो है कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था, वे क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देंगे। वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर यह बताया कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व हुई है और तब जाके जो है इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इस पृथ्वी पर समय के साथ अनेक जीवों का विकास हुआ है और उन जीवों के विकास के क्रम में मनुष्य का भी विकास हुआ है। आज मनुष्य जितना सभ्य है, शुरुआती दौर में इतने सभ्य मनुष्य नहीं रहते थे। यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? अफ्रीका में। लेकिन सभ्य मानव की उत्पत्ति एशिया में हुई है। आज की तुलना में पुराने जमाने के जो मानव होते थे वह अधिक मोटे और नाटा होते थे। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है और होमो सेपियंस का विकास भारत में 20 लाख वर्ष पहले हुआ है। आरंभ में मानव जो था शिकारी प्रवृत्ति का था और खानाबदोश की तरह जिंदगी व्यतीत करता था। खानाबदोश का मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं। खानाबदोश उसे कहा जाता है जो भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकते रहता है और जहाँ पे भोजन मिला वहीं पे क्या किया? खा लिया और वहीं पे अपना रात बिता दिया। और आदि मानव को शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। आरंभिक मानव बंदरों जैसा आचरण करता था, बंदरों की तरह ही 4 पैरों पर चलता था। उन्हीं की तरह जो है किसी चीज़ को क्या करता था? पकड़ता था और पेड़ पे चढ़ जाता था। पहाड़ों पे या ज़मीन पे जहाँ भी चलना होता था वो 4 पैरों से ही चलता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि आदि मानव बंदरों की क्या है? संतान है, यानी बंदरों से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। वह धीरे धीरे 4 पैरों पर चलते चलते 2 पैरों पर चलना क्या किए? सीख लिए। समय के साथ जो है मनुष्य अपने मस्तिष्क का व्यवहार करने लगा। अपने चारों तरफ फैले हुए पत्थरों का इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया। वो जंगलों, कंदराओं, पहाड़ों इत्यादि में रहते थे जहाँ पे बहुत सारे क्या थे? पत्थर थे। और पत्थर को पाषाण भी कहा जाता है। पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? पाषाण है। तो वो अपने हथियार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जब भी किसी चीज़ को काटना होता था तो वो पत्थरों से ही क्या करता था? काटता था। आज भी आप पत्थर से किसी चीज़ को फोड़ सकते हैं? नहीं। नारियल अगर फोड़ना होता है तो हम कहाँ फोड़ते हैं? पत्थर के ऊपर पत्थर रख के फिर फोड़ते हैं। चाहे पत्थर के ऊपर नारियलवा को पटकते हैं तो क्या हो जाता है? वो फूट जाता है। आदि मानव भी जो है किसी खाने वाली वस्तु को पत्थर पर ही क्या करते थे? पटक कर फोड़ते थे। चाहे जानवर का शिकार करना होता था या किसी चीज़ को काटना होता था तो वो पत्थर के ही औजारों का इस्तेमाल
करते थे। यह आपके ब्लैक बोर्ड पे जो है ये पत्थर का हथियार बनाया गया है जो जमीन के खुदाई से प्राप्त हुआ है। विभिन्न जगहों का जब खुदाई किया गया, पुरातात्विक स्थलों का खुदाई किया गया, तो वहाँ से इस प्रकार के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आदि मानव पाषाण काल में इन्हीं तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता था। ठीक है जी। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ और मस्तिष्क के विकास के क्रम में उन्होंने इस हथियार को और अधिक डेवलप किया। इस हथियार में सुराग कर दिया। क्या कर दिया? सुराग कर दिया। नहीं, सुराग करने के बाद लकड़ी का उसमें क्या लगा दिया? डंटा लगा दिया और उसे क्या बना दिया? कुल्हाड़ी। क्या बनाया? कुल्हाड़ी। और इस तरह से इससे ज्यादा आसान हो गया इससे काटना, है कि नहीं? इससे ज्यादा आसान हो गया कुल्हाड़ी से काटना। अब इसका इस्तेमाल इन्होंने किसी चीज को काटने के लिए करना शुरू कर दिया। यानी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके वे पत्थर से भी जो है हथियार बनाना शुरू कर दिए और विभिन्न प्रकार के जानवरों, फलों इत्यादि को काटकर वे क्या करें? खाने लगे। आदि मानव ने पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का भी औजार बनाना शुरू कर दिए। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के इस्तेमाल से उन्होंने विभिन्न प्रकार के औजार बनाना शुरू कर दिए। वे तीर धनुष भी बनाना शुरू कर दिए और तीर धनुष के माध्यम से वे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिए। ठीक है जी। इसके बाद आदि मानव के जीवन में एक अमूल्य परिवर्तन आया। वह परिवर्तन आग का आविष्कार था। ठीक है जी। आग के आविष्कार के पूर्व आदि मानव किसी भी वस्तु को कच्चा खाते थे। कैसे खाते थे? कच्चा खाते थे। लेकिन आग का आविष्कार हो जाने के बाद अब उसे पका कर खाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आग का आविष्कार कैसे हुआ? नहीं, उस समय माचिस तो होता नहीं होगा, चाहे लाइटर तो होता नहीं होगा कि लाइटर से आग जला दिए और किसी चीज को पका के जो है खा लिए। उस समय क्या हुआ होगा? इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हो सकता है आकाशीय बिजली की चमक हुई होगी और बिजली गिरा होगा, जिसके कारण जंगल में आग लग गया होगा। क्लियर? चाहे आदि मानव जो है गलती से पत्थर के ऊपर पत्थर मार दिए होंगे, जिससे चिंगारी उत्पन्न हुई होगी और इस प्रकार आग का आविष्कार हो गया। आग के आविष्कार होने से लोग जो है कच्चे मांस के स्थान पर पके हुए मांस खाना शुरू कर दिए। जब जंगल में आग लग गया होगा तो आग बुझने के बाद विभिन्न प्रकार के जानवर जो है उसमें जो जल गए होंगे, जब उसे आदि मानव खाया होगा तो उसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा? नहीं। जब स्वादिष्ट लगा होगा तो उन्होंने भी क्या किया? और भी वस्तुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिए। जिस समय आरंभिक मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, उस काल को पाषाण काल का नाम दिया गया। कौन से काल? पाषाण काल। क्योंकि पाषाण का अर्थ पत्थर होता है और चूंकि हर एक काम में मनुष्य पत्थर का ही इस्तेमाल करता था। जैसे किसी चीज को काटना है तो पत्थर के द्वारा, चाहे गुफा बनाना है तो पत्थरों का ही गुफा होता था, सोना है तो वे पत्थरों पर ही सोते थे। नहीं, इसलिए पत्थर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसलिए उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है।
सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। एक बार और, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। मतलब भारत में होमो सेपियंस का विकास 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। उस समय से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? दूसरा है मध्य पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो युग है, बीच का जो काल है, उसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और मध्य पाषाण काल का समय, उसका काल अवधि 12,000 साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व तक माना जाता है। क्लियर हो गया जी? अब देखिए, नव पाषाण काल का समय 10,000 साल पूर्व से माना जाता है। कोई दिक्कत है जी? नहीं। ऐसा माना जाता है कि पाषाण काल में मनुष्य बहुत दिनों तक रहा है। चूंकि ये बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, इसलिए उस समय के अवशेष पेड़ पौधे या जो मानव कंकाल है, वे समय के साथ धीरे धीरे क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। नहीं, यह अनुमान पुरातत्वविदों ने कैसे लगाया है? अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया कि पुरातत्वविद किसे कहा जाता है। तो जो पुराने जमाने के वस्तुओं के ऊपर अध्ययन करता हो, उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्वविदों ने उस समय के कुछ अवशेष, यानी जब जमीन के खुदाई से उस समय के कुछ अवशेष जो मिले, नहीं, मानव कंकाल, हड्डी, पत्थरों के औजार इत्यादि मिले, या गुफाओं के ऊपर जो चित्र मिले हैं जो आदि मानव के द्वारा बनाया गया है, उसके आधार पर इस काल के बारे में कुछ जानकारी हमें क्या करते हैं? बताते हैं। उस समय के कुछ अवशेष पाकिस्तान के सोन नदी घाटी, कहाँ पे? सोन नदी घाटी, नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र और चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम में मिले हैं, जिससे हमें आदि मानव के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार आदि मानव जंगलों में रहते थे। जंगलों में, पहाड़ों के गुफाओं में उनका क्या था? निवास स्थान था। वर्षा, कड़ी धूप, तेज हवा इत्यादि से सुरक्षा के लिए वे कंदराओं में क्या करते थे? छुप जाते थे और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह खेती बाड़ी नहीं करते थे। वे क्या करते थे? शिकार पर ही मुख्य रूप से आश्रित थे। और जंगलों में जहाँ पर भी उसे कंद मूल या फल मिल गया, उसी को क्या कर लेते थे? वो खा लेते थे। अब कौन सा कंद मूल फल खाते थे? पुरातत्वविदों में मतभेद है, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे वे क्या कर लेते थे? खा जाते थे। पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत करते थे। वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। उनका कोई अस्थायी घर नहीं था। क्यों? क्योंकि एक स्थान पर जहां वे रहते थे, चूंकि खेती बाड़ी तो करते नहीं थे, मुख्य रूप से जंगलों पर आश्रित रहते थे, तो जहां भी शिकार या कंदमूल फल की कमी हो जाती थी, उस जगह को छोड़कर आदि मानव भटकते हुए कहीं दूसरे जगह पे चले जाते थे। इस तरह से वे घुमक्कड़ का जिंदगी व्यतीत करते थे। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक और कारण था। पहले जो है
आदि मानव नदी, तालाबों या झीलों के किनारे ही रहते थे ताकि उन्हें पानी की प्राप्ति हो सके। लेकिन जब किसी कारणवश नदी के पानी सूख जाते थे, तालाब सूख जाता था, तो पानी की खोज में भी जो है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और आदि मानव वैसे स्थान पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पर पत्थर अधिक होते थे, क्योंकि पत्थर उनके जीवन का सबसे अभिन्न अंग बन गया था। क्यों? क्योंकि पत्थर से ही वो क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे। और जिन जगह पे वे रहकर पत्थरों से हथियार बनाते थे, उस जगह को उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविदों ने कई तरह के उद्योग स्थलों के बारे में पता लगाए हैं जहां पे बहुत अधिक संख्या में क्या थे? पत्थर थे, और उन पत्थरों के द्वारा बनाए हुए औजार भी वहां पे क्या है? मिले हैं। कृषि के विकास के पूर्व मनुष्य वैसे स्थानों पे रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पे नदी, तालाब और झरने हो, ताकि उन्हें पानी प्रचुर मात्रा में मिल सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आदि मानव पेड़ की छाल, जानवरों के खाल, घास फूस इत्यादि से घर बनाकर रहते थे। फल, कंदमूल, जंगली जानवरों का शिकार, मछली इत्यादि खाना वे ज़्यादा पसंद करते थे। घायल स्त्रियों और बच्चों का देखभाल वे भरपूर मात्रा में करते थे। और पूरा पाषाण काल में मनुष्य समूहों में रहना भी पसंद करते थे। अब सवाल उठता है कि वे समूह में रहना क्यों पसंद करते थे? तो समूह में रहने से खूंखार जंगली जानवरों से उनकी रक्षा हो जाती थी। अगर अकेला जो है कोई आदमी जंगल में रहेगा तो उसे जंगली जानवर क्या करेगा? मार देगा। लेकिन वो समूह में रहेगा, झुंड बनाकर रहेगा, तो जंगली जानवर उसे नहीं मार सकता है। इसलिए आदि मानव समूह में रहना पसंद करते थे। साथ ही समूह में रहने से उनकी अन्य जरूरतें भी पूरा हो जाता था। ठीक है जी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का उम्र 20 से 25 साल तक ही होता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य 20 से 25 साल तक ही जीवित रहता था। कितने साल तक? 20 से 25 साल तक। क्लियर हो गया इतना? पाषाण युग में लकड़ी, पत्थर और हड्डियों से औजार बनाए जाते थे। किसी पत्थर को हाथ में ले करके उसे दूसरे पत्थर के ऊपर तब तक मारा जाता था जब तक कि वो नुकीला न बन जाए। यानी एक पत्थर को ही हथौड़ी के रूप में इस्तेमाल करके किसी दूसरे पत्थर पर चोट करके क्या किया जाता था? औजार बनाया जाता था। जब वो नुकीला बन जाता था तो उसके दूसरे सिरे पर एक होल कर दिया जाता था और उस होल में लकड़ी लगा दिया जाता था। नहीं, इस प्रकार कुल्हाड़ी बना करके किसी चीज़ को काटने के उपयोग में लाया जाता था। ठीक है जी। बहुत से पुरातात्विक स्थलों के खुदाई के पश्चात जो है ऐसे ऐसे औजार जो है मिले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में पाषाण युग। दक्षिण भारत के किन किन क्षेत्रों में पाषाण युग के अवशेष मिले हैं, इसके बारे में अब हम आप लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे। तो दक्षिण भारत के कई भागों में पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसंगी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में इस युग के अवशेषों को खोज करके क्या किया है? निकाला है। ये दक्षिण भारत का जो है क्षेत्र है, जिसमें आंध्र प्रदेश का कुर्नूल क्षेत्र, नहीं, पुणे नासिक का क्षेत्र और ये कर्नाटक का हुसंगी क्षेत्र भी है। हुसंगी जो है भीमा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है, जहाँ पे पूरा पाषाण काल के बहुत सारे अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे दक्षिण भारत के कई नदी घाटी से भी जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें ताप्ती, गोदावरी,
कृष्णा, भीमा, वर्धा इत्यादि नदियों के घाटी से जो है पुरातात्विक स्थलों की खुदाई करने के उपरांत जो है बहुत सारे पूरा पाषाण काल के वस्तुएं जो है प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि उन क्षेत्रों में लोग क्यों रहते थे? तो आदि मानव अधिकांशतः जो है वैसे क्षेत्रों में रहते थे जहाँ की जलवायु नमी वाली थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी मिलते थे। उन नम वाले स्थानों से गैंडा और जंगली बैल के अवशेष मिले हैं। गैंडा और जंगली बैल नम वाले स्थान में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे नमी होता है, उन क्षेत्रों में जो है गैंडा और जंगली बैल ज़्यादा पाए जाते हैं। नमी वाले स्थानों से ही जंगली बैल के सींग, हाथी की हड्डी और हाथी के दांत भी मिले हैं। यह ज्ञात होता है कि उन स्थानों पर जानवरों का शिकार किया जाता होगा। और जानवर का शिकार कौन करते थे? आदि मानव करते थे। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन क्षेत्रों में आदि मानव अधिक संख्या में रहते होंगे। दक्षिण भारत के दक्कन में पाए जाने वाले अवशेषों में हुंसगी नामक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हुंसगी से जो है बहुत अधिक मात्रा में पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुंसगी कर्नाटक में एक क्षेत्र है जो कृष्णा और उसकी सहायक नदी भीमा के बीच स्थित है। वहाँ पे बहुत अधिक झरने हैं, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता है, और जल उपलब्ध होने के कारण वहाँ बहुत अधिक संख्या में आदि मानव रहते थे। गर्मी में इन झरनों में पशु जो है पानी पीने आते थे, और आदि मानव घात लगाए बैठे रहते थे और पानी पीने वाले जानवरों का क्या करते थे? शिकार करते थे, और शिकार करके जो है अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। साथ ही उन झरनों से जो है मछली भी मिलता था। वे मछली का भी शिकार आसानी से कर लेते थे, और इस प्रकार उन जगहों पर बहुत अधिक संख्या में मानव रहा करते थे। देखिए, बदलते जलवायु का प्रभाव, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जलवायु परिवर्तन होने से उन जगहों के झरने जो है सूख गए होंगे, नदियों के पानी अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया होगा, और वह स्थान लोगों के रहने के लायक नहीं बचा होगा, जिसके कारण आदि मानव वहां से पलायन कर गए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पाषाण काल के लोग चित्रकारी भी करते थे, क्योंकि पुरातत्वविदों ने गुफाओं से कई ऐसे चित्र प्राप्त किए हैं जो आदि मानव के बनाए हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में पाषाण काल। तो बिहार में भी पाषाण काल के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, और बिहार में प्राप्त होने वाले अवशेष ने इतिहास के सभी धारणाओं का खंडन कर दिया। अभी तक इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने ऐसा बताया था कि आदि मानव जंगलों और गुफाओं में रहते थे, लेकिन बिहार से प्राप्त होने वाले अवशेष से ये सारी बातें खंडित हो गई। अब इतिहासकारों को यह समझ में आने लगा कि आदि मानव केवल जंगलों एवं पहाड़ों एवं गुफाओं में ही नहीं रहते थे, बल्कि नदियों के किनारे भी रहते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व निर्देशालय बिहार सरकार, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग पटना विश्वविद्यालय इत्यादि के द्वारा प्राचीन अवशेषों का खुदाई किया गया। तो उसमें बिहार के प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख नाम सारण का चिरांद है। चिरांद के पुरातात्विक स्थल के खुदाई के हड्डी से यहाँ के औजार बनाने की कला को विकसित होने की जानकारी मिलती है। विशेषकर यहाँ के हड्डी से बने हुए जो औजार थे, वे उनके औजार बनाने के दक्षता का परिचायक भी माना जाता है। चिरांद में ताम्र पाषाण युगीन लोगों के बसने के भी प्रमाण मिले हैं, और जिनसे संबंधित सामग्रियां भी यहाँ मिली है। आगे भी जो है यहाँ
खुदाई किया जा रहा है और अनुमान है कि और भी बहुत सारे पुरातात्विक वस्तु यहां से प्राप्त होंगे। ठीक है जी, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।